ले जाएगा ना भाऊ, फिर पछताओगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना हुआ करो यार, कुछ कैद हुई थी, कुछ उस दिन भी दाएं बाएं निकल गई थी। 1/1/21 को एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट एंड इनकर्ड 1,20,000। कितना इनकर किया? कब किया? 2021 में। 1/1/21 का मतलब 2021 में। डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड ऑन 1/1/22। अब डेवलपमेंट फेज का मतलब दो चीज़ें हैं, इसमें बुरी वाली भी हो सकती है और ये याद रखना, पहले बुरी वाली होगी फिर अच्छी वाली आएगी। ये नहीं हो सकता पहले डेवलपमेंट अच्छी वाली हो गई, अच्छी वाली हो गई, इसे रिकग्नाइज हो गया, बाद में बुरी वाली आई, मैं भी हूँ, हमने कहा चल तू एक्सपेंस आउट हो जा। तो लिखो पहले बुरी वाली डेवलपमेंट फिर अच्छी वाली डेवलपमेंट। क्या कहा बेटा? पहले बुरी वाली डेवलपमेंट फिर अच्छी वाली डेवलपमेंट। बच्चियों बातें नहीं ना, गंदी बात है बेटा, बैड हैबिट। 3 मिनट में मैंने आपको 7 दफ़ा तकरीबन कहा कि चुप हो जाए, बहुत बुरी बात है। 1/1/22 को हमने डेवलपमेंट की, पहले बुरी वाली और फिर अच्छी वाली। 1/9/22 को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट एज इनटेंजिबल वाज मेट। बुरी वाली डेवलपमेंट कब खत्म हो गई? 31/8/22 यहाँ खत्म हो गई। और अच्छी वाली कब शुरू हो गई? डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर 23 वाज 80,000। इसका मतलब 22 में इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं हुआ, अपनी वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में नहीं आया। 23 में भी क्या होती रही डेवलपमेंट कॉस्ट? अच्छी वाली बुरी वाली? अच्छी वाली। बुरी वाली एक दफ़ा ख़त्म हो गई, दोबारा नहीं आएगी। द प्रोजेक्ट हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड ऑन 31/12। अभी तक भी क्या पड़ा हुआ है? CWIP। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर 21/22 एंड करो पास। 21/22/23 की जनरल एंट्रीज पास करो। इक्कीस में क्या है बेटा? रिसर्च है, तो क्या करूं? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना? 1,20,000। फिर क्या शुरू हुई? बुरी वाली डेवलपमेंट। क्या? बुरी वाली डेवलपमेंट। कितनी थी टोटल? 1,00,000। और 31/8/22 तक इसमें बुरी वाली है, 1/9 से 31/12 तक इसमें अच्छी वाली है। तो फिर 8/12 कौन सी है? बुरी वाली। और 4/12 अच्छी वाली। जो बुरी वाली है वो एक्सपेंस है। क्या एंट्री पास करूं बेटा? डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। 1,00,000 का कितना बेटा? 8 बोलिए 66667 66667। ये बुरी वाली एक्सपेंस बता रहा है कि बुरी वाली। अब आए अच्छी वाली, तो क्या करूं? इंटेंजिबल CWIP डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। 1,00,000 का
4 बटा कितना बना, पेंटा 3। इसके बाद 2023 में अच्छी वाली डेवलपमेंट है, इसे डेबिट करो, इंटेंजिबल CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट, पूरे का पूरा कितना है बेटा, 80,000। नहीं, अच्छी के बाद कभी बुरी नहीं आ सकती। यहाँ तक ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। जरा कोट पहन लो, वाइट पहन लिए, चश्मे लगा लो मोटे मोटे, जो वो वेल्डिंग वाले लगाते हैं, लगा लिए, चिपकना शुरू कर दो, चिपकू बन जाओ। कौन हो तुम? तो कौन हो? हाँ, वैसे तो तुम लोग जहाज और जहाज नहीं हो, लेकिन इस वक्त तुम कौन हो? साइंटिस्ट। सॉरी यार, कोई साइंटिस्ट हो तो, और मेरा लेक्चर इस वक्त सुन रहा हो और अब्बे को कह रहा हो या अब्बा बच्चे को कह रहा हो ये बंद करो, ये कौन पागल है? ठीक है, मजाक की बात है, अपने बच्चों को ज़रा कुछ बात समझानी है। अच्छा, जैसे साइंटिस्ट सोच सकता है, जैसे साइंटिस्ट जो है वो काम कर सकता है, क्या हम वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे कराची में जो सबसे बड़ी बहन है वो डॉक्टर है, उसके बच्चे डॉक्टर, आगे बहन जो हस्बैंड था वो भी डॉक्टर, तो पूरी फैमिली डॉक्टर है। अब गिलास है नहीं, उनकी नकल करता हूँ मैं, उनके घर चले जाओ ना तो वो गिलास में पानी पहले नहीं डालते, पहले गिलास को उल्टा करते हैं, उस पर अगर उनका नाम हो तो पानी डालते, नहीं हो तो दूसरा गिलास ढूंढते हैं कि मेरा गिलास कौन सा है। उनके घर में जाके इंसान आधा पागल हो जाता है। हर 2 मिनट के बाद वो उठ के क्या कर रहे होते हैं? हाथ धो रहे होते हैं, सैनिटाइज कर रहे होते हैं, हम मसवाक से जो है वो चाय को शेक कर रहे होते हैं। इसलिए उनके घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। पागल, बिल्कुल पागल, सॉरी भाई, बिल्कुल पागल, लेकिन मजबूर है, उनकी फैमिली का एक ट्रेंड है, उसी तरह वो बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, इधर इनके हॉस्टल में चले जाओ तो हॉस्टल की ज़िंदगी पता है ना, अब कोई महज़िब आदमी हॉस्टल में आके आपके साथ कोई 5-10 मिनट गुजार सकता है? नहीं, वो कहेगा यार भाई राजा बाहर मिल लेते हैं, तेरी मेहरबानी, तेरे हॉस्टल में मेरा दाम घुट जाएगा क्योंकि इतनी सफाई है। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चों। अब मैंने आपको ये समझाना था मेरा बेटा, हम ना एक्सपर्ट हैं नंबर्स के। हम किसके एक्सपर्ट हैं? और हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक टीम होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या लगते हैं? रिसोर्सेज। पैसा नहीं कहना, ये सही वर्ड नहीं है, क्या लगते हैं? रिसोर्सेज। और हर रिसोर्स की कॉस्ट होती है, और कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है हमने। इसका मतलब हमारा लिंक जिंदगी में किससे रहा करेगा? R&D की टीम से। वो परफॉर्म करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। अब होता क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होता है, जिसका काम उसी को साझे। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी अपने डॉक्टर से मिलने गया हो, दोस्त से, और वो ऑपरेशन थिएटर में हो, तो उसे क्या कहेगा? साइड से हट, मैं करना नहीं कर देगा ना, नहीं कर सकेगा ना। ऐसे ही मेरे बच्चों, जैसे मैं अपने किसी सर्जन दोस्त के जगह कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं अपनी किसी दोस्त की जगह R&D भी परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, IAS 38 किसने बनाया? IASB ने। IASB की टीम में कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। लेकिन जब ये स्टैंडर्ड बना होगा तो IASB ने किसे हायर किया होगा? साइंटिस्ट को, R&D की टीम को, और उनसे पूछा होगा भाई रिसर्च में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, भाई डेवलपमेंट में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, भाई कब ये अवेलेबल फॉर यूज़ होता है, भाई कब ये वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में आता है। अब साइंटिस्ट प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट। मसलन इन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर मिल गई कोई साइंटिस्ट, और इधर वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल गया कोई साइंटिस्ट, तो फिर अल्लाह बेड़ा गर्क है। देखा, उसे पहले ही पता है कि बेड़ा गर्क है। वो एक्टिविटीज करेगा और आप लोग रिकॉर्ड करोगे।
इसलिए मेरे दोस्तों अगले पेज आने से पहले मेंटली तैयार हो जाएं कि अगला जो पेज है वो हमारी एक्सपर्टीज का पेज नहीं है, उस पर आपने मुझे गिराने की कोशिश नहीं करनी, वरना साइंटिस्ट आकर आपको गिरा देगा और सीधी सीधी ठोकेगा। ठीक है, चलो भाई, अगला पेज किससे रिलेटेड है? साइंटिस्ट से रिलेटेड है। हमने इस पे इतनी जान लगानी है जितनी हमारी कैपेसिटी हो। ये क्या है और ये क्या है? पैराग्राफ 54 टू 57 टू। ये पैराग्राफ आईएएसबी ने किसकी हेल्प से तैयार किया है? साइंटिस्ट की हेल्प से तैयार किया है, हमारी हेल्प से तैयार नहीं किया। रिसर्च में करते हैं जी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका मकसद ये होता है क्या मिल जाए? न्यू नॉलेज। जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होगी वैसे वैसे उस इंडस्ट्री की नॉलेज भी चेंज होगी। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री नॉलेज क्या होती है? डिफरेंट होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अपनी नॉलेज है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की अपनी नॉलेज है, फूड की दुनिया की अपनी नॉलेज है, फूड की दुनिया की अपनी नॉलेज है। आगे आ जाए, फिर क्या है? द सर्च फॉर एवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज। जो नॉलेज मिली है उसके लिए सर्च करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की एवेल्यूएशंस करेंगे। द सर्च फॉर alternatives for material, devices, product, process, systems and the formulation, design, evaluation and final selection of। याद रखना, रिसर्च जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने इसका एक पॉइंट याद कर लिया था बस। रिसर्च में सर्च रहेगी और पॉसिबल ऑप्शंस रहेंगे। क्या कहा? सर्च रहेगी, रिसर्च नहीं कहा, सर्च कह रहा हूं मैं। सर्च रहेगी और पॉसिबल एवेल्यूएशंस पर बात होगी। क्या कहा? सर्च रहेगी, पॉसिबल ऑप्शंस पर एवेल्यूएशन रहेगी, पॉसिबल ऑप्शंस पर एवेल्यूएशन। जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट में एक बुरी वाली और एक अच्छी वाली, और डेवलपमेंट शुरू ही जब होती है सब रिसर्च से कौन सी वाइब्स आए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वाइब्स आएंगी तो वहीं पर अबंडन हो जाएगी, वहीं पर रिसर्च क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी कि भाई नहीं, इससे आगे नहीं चल सकते। पाकिस्तान में रिसर्च शुरू तो होती है लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अबंडन हो जाती है, क्योंकि ना हमारी इतनी पसली और ना हमारे पास इतने रिसोर्स। और ना दुनिया ने तो बड़ी डिमांड की थी कि पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन है कोरोना की वो पूरी दुनिया में चले, लेकिन उन्होंने उस पर पानी भर के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी थी, जैसे पोलियो के ड्रॉप यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे हमारे हाल होता है। हमारे माशरे में तो माशाल्लाह अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ ना है जिससे किसी की सेहत जो है वो रिस्क पर जाए। हम मेड इन चाइना करते ना, इंशाल्लाह जी लेंगे हम जितना भी जी सकेंगे। अब आओ, ये क्या है? डेवलपमेंट। ये क्या है? पढ़ें जी। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन ऑफ प्री यूज प्रोटोटाइप। ये डिज़ाइंस को प्रोटोटाइप्स कहते हैं। ये मोल्ड्स जो होते हैं, नमूने जो होते हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है मेरे दोस्तों। एंड मॉडल्स, द डिज़ाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइस इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। The design, construction and operation, the design, construction and testing। यहाँ पर मैंने याद किया था अपने ज़माने में डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड, ये देखें, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। ये पायलट प्लांट क्या होता है? पायलट प्लांट नहीं, सुनो, ये बच्चियाँ जानती होंगी। अम्मा ने शामी कबाब बना के रख लिए। अब अम्मा देखना चाहती हैं कि ऑयल और शामी कबाब इस पोजीशन पे हैं कि मेहमानों के आने पर मैं फ्राई कर दूं, तो अम्मा क्या करती हैं? एक सैंपल कबाब जो है वो फ्राई करती हैं। और हम मांगते क्या कहते हैं? अम्मा दे ना। तो अम्मा क्या कहती हैं? पायलट प्रोजेक्ट है। क्या है? पायलट प्रोजेक्ट है मेरा बेटा, 6:20 तक वेट कर ले, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन होगी तो तेरा पेट पूरा होगा, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट से तो तुझे
पता ही कुछ नहीं चलना। पायलट प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ये देखने के लिए कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ये काम रेडी है या नहीं है। इसलिए याद रखना कि पहले पायलट प्रोजेक्ट होता है, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन होती है। अच्छा, ये पायलट प्रोजेक्ट इसी हद तक मैं सिखा चुका हूँ FAR 1 में। कैसे याद है, हम टेस्टिंग कॉस्ट लिया करते थे, एक सैंपल बनाते थे पायलट प्रोजेक्ट से, फिर वो सैंपल किसी को बेच देते थे तो थोड़ा सा रेवेन्यू आ जाया करता था। मेन कॉस्ट में से आए हुए रेवेन्यू को माइनस करते थे और कहते थे ये सैम्पलिंग कॉस्ट है, ये टेस्टिंग कॉस्ट है। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, टेस्ट करने की कॉस्ट। और इस पायलट प्रोजेक्ट से अगर कोई सेल आए तो उसे माइनस कर देते हैं किस में से, इनकर हुई भी कॉस्ट में से। तो बेटा ये पहले ज़िंदगी अच्छी थी। कैसे थी, ओपन बुक पेपर था, ये पेज का रेफरेंस दे दिया करते थे स्टैंडर्ड में। अगर कोई MCQ आता था, बुक खोलते थे, MCQ सॉल्व करते थे। ICAP को अल्लाह ने हदायत दी और उसने ओपन बुक पेपर बंद कर दिया। इससे फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ आपने नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए, नुकसान ये हुआ कि अब आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 पेजेस जो है ना, ये आपने रिवाइज करने हैं। और यहाँ से हम खुद ही देख लिया करेंगे कि रिसर्च एक्टिविटी है या डेवलपमेंट। अब मुसीबत ये है या प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट के तो खुद 2 पार्ट हैं, एक बुरी वाली और एक। अब बुरी वाली जो है उसने एक्सपेंस आउट होना है और अच्छी वाली ने एसेट बनना है, कैपिटलाइज होना है। अब हमें क्या पता चलेगा इस डेवलपमेंट में कहाँ जाकर अच्छी वाली शुरू हो गई। उसने कहा इसकी निशानी मैं दे देता हूँ आपको। ये क्या है, कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट फेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज CWIP लिखने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी कंडीशन मीट हो जाए। जिस दिन डेवलपमेंट फेज में ये कंडीशन मीट हो गई, उस दिन डेवलपमेंट फेज की इनकर होने वाली कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाएगी, कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगी। An intangible asset arising from development or from the development phase of an internal project shall be recognized if and only if को अंडरलाइन कर लें। कितने बच्चे हैं जिनके पास आज भी बुक नहीं है, वो हस्तियां ज़रा ज़ियारत करवा दें अपने नूरानी चेहरों की कि सर हम वो हस्तियां हैं जिनके पास बुक नहीं है तो नहीं कोई ऐसी हस्ती? बीबी आप तो वही हैं, लो BP वाली बच्ची वही है ना? देखिए मैंने आपको याद रखा हुआ। अच्छा 2 साल पहले भी आप यही कहती थी, पहले दिन से ही बुक थी। लेवल है बच्ची का, चलो कल ले आना मेरा बेटा जी, आज ले लीजिएगा बुक, ज़रा वजनी है, ध्यान से उठाइएगा। आगे चले भाई। इफ एंड ओनली इफ एन एंटिटी कैन डिमॉन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द, तमाम को अगर मैं साबित कर सकूं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं, तो फिर मुझे इजाज़त है कि मैं इसे अच्छी वाली डेवलपमेंट समझूं और एसेट बना लूं। 1 बाय 1 पढ़ते हैं, आसान है। A से लेके F तक कितने बनते हैं? 6 बनते हैं भाई, पहले ये गिन लें। 1 2 3 4 5 6। A से F तक कितने होते हैं? 6, 5 नहीं होते। पढ़ो पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज। और टेक्निकली फिजिबल है कि हम ये चीज़ बना सकते हैं, या बनाकर बेचेंगे या बनाकर इस्तेमाल करें, सॉरी या बनाकर बेचेंगे या बनाकर इस्तेमाल करेंगे। बेचें को ही सेल करना कहते हैं। बेटा उठ, बेटा उठ मेरे चंदा, उठ यार, हिम्मत कर। आगे भाई, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज और सेल। सिर्फ टेक्निकली फिजिबल नहीं है, हमारा मुसम्मम इरादा भी है। इंटेंशन टू कंप्लीट का मतलब हम ये टारगेट बना चुके हैं कि हम इसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके या बेचेंगे या इस्तेमाल करेंगे। इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, टेक्निकली फिजिबल है, हमारा इरादा भी है और हमारे पास सलाहियत भी है, हमारे पास सलाहियत भी है। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया और कहा यार अंसारी गर्मी का सीज़न है, रमज़ान भी है, ईदें भी हैं, सोच रहा हूँ 5 पेपर रख लो। मैंने कहा कैसे? कहता 20 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा। तो टेक्निकली फिजिबल है? जी है, टेक्निकली अभी तक फिजिबल है अगर 20 घंटे एक नॉर्मल इंसान पढ़े। आगे, इंटेंशन इरादा भी है। इट्स एबिलिटी,
मैंने कहा बेटा 20 घंटे जागने का, कहते नहीं सिर्फ 16 घंटे सोता हूँ। टेक्निकली फिजिबल भी है, इंटेंशन भी है, लेकिन भाई साहब के पास एबिलिटी नहीं है कि वो ये काम कर सकें। इसका मतलब है यहाँ आकर ये रुक जाएगा। ऐसे ही होता है। शुरू शुरू में कितने पेपर रखते हैं? 4, 1.5 महीने के बाद 3, पेपर जमा करवाते हुए 2, पेपर देते हुए 1। अब इसका मतलब कहाँ आके रुक जाते हो? एबिलिटी नहीं है। हाँ, बच्चे आते हैं हमारे पास, सर मशवरा दें, सारा कुछ करके मशवरा देते हैं, फिर बाद में उसे पता लगता है कि जनाब कहना कुछ और होता है और करना कुछ और। करते हुए पता चलता है कितना दमखम है। इरादा करने से नहीं, इसलिए तो कहते हैं इरादे के अंदर जितनी पुख्तगी होगी, जितनी मजबूती होगी, उसके पीछे अपना भी देखना चाहिए कि यार मेरे में कितनी कैपेसिटी है, क्या मैं ये काम कर भी सकता हूँ या नहीं। अब यहाँ तो मैं आपको बड़ा तड़ियाँ लगाता फिरता हूँ, वहाँ ज़रा सी कोई बात हो जाए तो बेगम क्या कहती है, बैठ जाओ मौलाना, मुझे पता है जितनी तुम्हारे में कैपेसिटी है कि तुम जाके किसी से लड़ सकते हो। घर में तो उनसे बोला नहीं जाता, मैं गाड़ी में बैठता हूँ और निकाल लेता हूँ। टेक्निकली फिजिबिलिटी थी, लड़ने की इंटेंशन भी थी, लेकिन बछड़े के दांत गिने हुए, इसलिए बेगम ने गाड़ी में बिठा लिया। क्या नहीं है मेरे पास? लड़ने की एबिलिटी नहीं। याद है एक दफ़ा तड़ी लगाई थी, मैंने सुनाया था आपको। तो तड़ी लगाना बड़ा आसान है, उस तड़ी पे कार से बाहर निकल के मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोट लगाए वाले सिर्फ गाड़ी में सिर्फ बोलते रहते हैं, अंदर से पहले लॉक करते हैं, ये ना मोटरसाइकिल वाला उतर के वहीं से मुक्का मारते हैं। तो ये सारा रोड पे हो रहा होता है। बेटा आगे आए, डिमॉन्स्ट्रेट करना है हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट for the output of the intangible asset or the intangible asset itself, or if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset. ये भी बताना पड़ेगा कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितने मिलेंगे। ये भी बताना पड़ेगा कि अगर बेचना है तो मार्केट अवेलेबल है, और अगर इस्तेमाल करना है तो इसकी यूजफुलनेस अवेलेबल है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5वें पे भाई साहब टेक्निकली फिजिबल भी है, इंटेंशन भी है, आप में एबिलिटी भी है, फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन याद रखना इन सारों के बावजूद वो रिसोर्सेज भी चाहिए जो इंटेंजिबल एसेट को मैन्युफैक्चर कर सके या उसको प्रोड्यूस कर सके। द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल मीन पैसा एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। लास्ट में हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा हमारी एबिलिटी है टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग इट्स। अब याद करें कब पीपीई को पीपीई के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जब फ्यूचर बेनिफिट एंटिटी को फ्लो हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली। तो अगर हम एक्सपेंडिचर इनकर होने को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो इंटेंजिबल प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन हम उसे कोई कॉस्ट असाइन नहीं कर सकते, तो फिर भी हम इस पर्टिकुलर अच्छी वाली डेवलपमेंट होने के बावजूद इसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये 6 पूरे होंगे तो फिर डेवलपमेंट कौन सी बन जाएगी? और अच्छी वाली बनेगी तो किसे डेबिट करोगे? इंटेंजिबल CWIP। अब आपने याद रखना है कभी ये लाइन होगी, कभी ये लाइन, कभी ये लाइन, कभी ये, कभी ये, कभी ये। एक लाइन भी लिख दी तो इसका मतलब बाकी 5 लाइंस ऑब्जर्व हो रही है। क्वेश्चन में एक लाइन भी लिख दी तो इसका मीनिंग है, इम्प्लाइड है कि बाकी 5 कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। लिखें क्वेश्चन में कोई एक कंडीशन भी मेट हो गई, क्वेश्चन में कोई एक कंडीशन भी लिखी हुई आ गई तो इम्प्लाइड है कि बाकी कंडीशंस भी मीट हो गई। तो इम्प्लाइड है कि बाकी कंडीशंस भी मीट हो गई। अब बेटा
इंटेंजिबल, भाई ये किसका मोबाइल मांग के लाए हैं शेख साहब? आप छोटे भाई का लाए हैं या बड़े भाई का? अपना ही है। शेखों का एक ही मोबाइल होता है बेटा जो सारा इस्तेमाल करते हैं। बंद कर लें इसे भाई साहब, आपकी मेहरबानी। मेरे जैसे का मोबाइल बजे तो बंदे को सोच भी आती है, जैसे वो रबास मुझे कहता है सर इस वक्त कौन सा काम करना था आपने? आपकी ना अभी उम्र है ना आप पे अभी कोई जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। अब सुने भाई, IS 36 पैराग्राफ 63 टू और 48 टू 50, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन बताएं। आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी और फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, ये 3 कंडीशंस हैं। और आइडेंटिफिएबल का मतलब बिजनेस से सेपरेट होकर किराए पर भी दिया जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। ठीक है। अब IS 38 ने इंटेंजिबल एसेट्स को डेप्थ में देखना शुरू किया तो 5 ऐसे इंटेंजिबल एसेट नजर आए, अगर वो इंटरनली जनरेट होंगे तो उन्हें बिजनेस से डिटैच करके मूव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, नॉन मॉनिटरी हैं, हम मान रहे हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम मान रहे हैं, लेकिन वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, ये आप मान जाएं और इन्हें एसेट के तौर पर ट्रीट करने की गलती ना करें। IS 38 ने एक्सप्लिसिटली इसको प्रोहिबिट कर दिया। व्हाट डू मीन बाय प्रोहिबिट कर देना? मना कर दिया, रोक दिया कि भाई इसको एसेट नहीं समझना। पूछने पर उन्होंने बताया क्यों नहीं समझना, क्योंकि ये आइडेंटिफिएबल नहीं है, इनको बिजनेस से इन आइसोलेशन डिटैच नहीं किया जा सकता। An internally generated intangible asset is created by a company through its own efforts. Recognition prohibited IS 38 if internally generated। और अगर यही 5 इंटेंजिबल एसेट आपने बाहर से खरीद लिए, ये देखें क्या लिखा है, तो फिर क्या है? परमिटेड है। पहली चीज गुडविल, जैसे जैसे काम करते रहेंगे आपकी साख बनती रहेगी, साख बनती रहेगी, आपकी गुडविल बनती रहेगी। और साख कारोबार की बनती है ईमानदारी से। शुरू में रुकावटें आती हैं, परेशानी आती है, लेकिन अगर ईमान होना कि ईमानदारी से चलूँगा तो ज़रूर मंजिल पे पहुँचूँगा, तो इंसान अपनी ईमानदारी से मंजिल पे ज़रूर पहुँचता है। ये मेरा ईमान है, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है कि ईमानदारी से चलो, और ईमानदारी के लिए इबादत गुजार होना ज़रूरी नहीं है। बहुत से इबादत गुजार बेईमान होते हैं और बहुत से इबादत ना करने वाले ईमानदार होते हैं, लेकिन मुसलमान ईमानदार होता है। इसलिए हदीस का मफहूम है, मुसलमान 2 काम नहीं कर सकता, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक किसी को धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह हमें इन दोनों बुराइयों से महफूज रखे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है? ब्रांड। ठीक है, गुडविल और ब्रांड बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। समटाइम एक ही बिजनेस कई ब्रांड्स में काम कर रहा होता है, कई ब्रांड्स उसके पॉपुलर हो रहे होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? अखबार जो होते हैं इनकी जो इशाअत हो रही होती है, तो आप अखबार देखें ना तो उसमें जंग के नीचे छोटे छोटे स्टार लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे स्टारिक, इस तरह के स्टैरिक लगे हुए होते हैं। और जितना ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर होगा उतने ये स्टार भी ज़्यादा लगे हुए होते हैं। तो लिख लें, अखबार की इशाअत जो होती है उस पर ये स्टैरिक जो एलोकेट होते हैं ये कहलाती हैं मेथड्स। इसके बाद क्या है? पब्लिशिंग टाइटल, और फिर क्या है? कस्टमर लिस्ट। वेरी अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह मुझे भी महफूज रखे, कभी इस बुराई में ना डाले, जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जा रहा होता है उसकी लालच में जहाँ से निकल रहा होता है वहाँ से क्या चीज़ आउट करके ले जाता है? कस्टमर लिस्ट। राइज में पिछले 5 साल से जो बच्चे आए उन्हें मुख्तलिफ कॉलेजेस से भी माशाल्लाह मैसेज आते रहते हैं। वो अक्सर खुद हैरान होते हैं, भाई ये मैसेज हमें यहाँ से क्यों आया? तो पता चलता है कि उनका नंबर वहाँ से क्या हो चुका है, राइज से लीक हो चुका है। कोई एम्प्लॉई जाते हुए वो डाटा ले गया, अब जहाँ वो गया है वहाँ की एम्प्लॉयमेंट या वहाँ की मैनेजमेंट इस डाटे को यूज़ कर रही है और पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है।
तो अल्लाह मुझे भी महफूज रखे, सबको महफूज रखे, क्योंकि ये चीज़ें चोरी में आती हैं बेटा। अगर ये हमने इंटरनली जनरेट की, क्या की, इंटरनली जनरेट की, तो ये क्या बनी, क्या बनी, एक्सपेंस, क्योंकि हम इन्हें एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज, क्या इन सारी चीज़ों को अचीव करते हुए हमारे कोई रिसोर्सेज लगे होंगे, लगे होंगे, लेकिन वो रिसोर्सेज इन आइसोलेशन नहीं लगे। ओवरऑल बिजनेस को मैं ग्रो करता रहा तो ये पर्टिकुलर आइटम्स भी साथ साथ पैरेलल क्या होती नहीं, ग्रो होती नहीं, जनरेट होती नहीं। लेकिन यहां मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टिकली किसी बिजनेस को अक्वायर किया। जब उस बिजनेस को अक्वायर किया तो मैंने क्या किया, पैसा दिया, और बिजनेस जब किसी दूसरे बिजनेस को अक्वायर करता है तो कंसोलिडेशन में सिखाऊंगा, वो कई चीज़ों की कीमत सेपरेटली पे कर रहा होता है, जो इन आइटम्स की फेयर वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? अब अगर मैं कोई चीज़ खरीदूंगा और उसमें ये पर्टिकुलर बिजनेस में पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कौन से बिजनेस में, अक्वायरी में। अक्वायरी कौन होता है, जिसको अक्वायर किया जाए। अक्वायरर कौन होता है, जो बाय कर रहा होता है। अब बताओ मेरे बच्चों, तुमने आज से ही तय किया हुआ सर हमने तो अक्वायरी बनना है, कोई आए और हमें खरीद के ले जाए। अब बताओ क्या बनोगे जिंदगी वाली, क्या बनेगा, अक्वायरर या अक्वायरी? पक्की बात है ना, एंड में ना हो के चाचू आए कनाडा से तुझे ले जाए साथ ही, चिट्टा चिट्टा तो है ही तू, हंसता है साथ वाला, ओ भाई तू क्यों हंस रहा है, नसीहत देख। अब मेरे दोस्तों, बिजनेस ओवरऑल खर्चा कर रहा है, उस खर्चे की वजह से ये प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन इनको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस से सेपरेट नहीं हो सकते, डिटैच नहीं हो सकते। यहाँ आप किसी अक्वायरी को अक्वायर कर रहे हैं, जब उसका बिजनेस की वैल्यू लगा रहे हैं तो पूछ रहे हैं भाई मैं क्या क्या खरीद रहा हूँ, वो कह रहा है जनाब मेरी इतनी गुडविल की वर्थ है, मैंने ब्रांड इमेज इतनी बनाई है, इतने मैस्टेट्स हैं, ये मेरे पब्लिशिंग टाइटल है, इतना कस्टमर पोर्टफोलियो है मेरा, इतना कस्टमर पोर्टफोलियो। नोट कीजिएगा, आप तो जानते होंगे इस बात को। किसी एकेडमी या स्कूल के आगे से गुजर रहे हो और वहाँ पे लिखा हो चलता हुआ स्कूल बराए फरोख्त है, 200 स्टूडेंट्स के साथ, 200। अब वो बिकने वाला स्कूल बता रहा है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। अब अगर वहां पे कोई लिखा हुआ हो कि 500 स्टूडेंट है, किसी स्कूल के साथ लिखा हो 700 स्टूडेंट है, तो जब आप प्राइस दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जो प्राइस दे रहा हूं ये कितने स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूं। जितनी कस्टमर लिस्ट बड़ी होगी उतनी आप प्राइस भी, और जितनी कस्टमर लिस्ट कम होगी उतनी प्राइस भी। अब आपको जब खरीदते हुए ये पता है कि मैं इनमें से किस किस आइटम को किस फेयर वैल्यू पे एक्वायर कर रहा हूँ, तो IS 38 कहता है कि इसको तुम एसेट के तौर पर बुक कर लो। कैसे बुक करेंगे ये सिखाऊंगा कंसोलिडेशन के टॉपिक में, जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। लिख लें, कहाँ सिखाऊंगा ये, कंसोलिडेशन के टॉपिक में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। जी भाई जी हुए जी, करेंगे, जब बेचेंगे तो करेंगे ना। तो जब वो बेच रहा है तो चार्ज कर रहा है, यहाँ पर हम बेच नहीं रहे हैं। चलते चलते किसी पॉइंट पे हम कह रहे हैं यार हमारी गुडविल इतनी बन गई है, तो उसने कहा भाई कहाँ इनकर किया है, तो आप क्या कहेंगे, यार ये तो नहीं पता, मैंने तो ओवरऑल खर्चा किया था, उस खर्चे की वजह से इनकी वैल्यू भी क्या होती रही, बढ़ती रही। लेकिन जब प्रैक्टिकली किसी बिजनेस को अक्वायर करूंगा तो इन सब को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो रही होगी। तो यहाँ ये बिजनेस में अपनी वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक होगा तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, स्पेसिफिक होगा तो रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टैंडर्ड ने ये रूल बनाया हुआ है। इसलिए कॉस्ट और MFA में हम डिबेट कर सकते हैं, R1 और R2 में हम डिबेट नहीं कर सकते बेटा। आ जाए भाई, अब क्या है, कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। कहते हैं इंटेंजिबल एसेट तुमने इंटरनली जनरेट किया, कौन कौन सी आइटम एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे।
पढ़ें जी। द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेज ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट necessary to create, produce and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by the IS 16 में जाओ, चले गए। जब तक एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में नहीं आता उस पर इनकर होने वाले खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। सेम इज द केस विद इंटेंजिबल, क्योंकि दोनों कजन्स हैं, दोनों कजन्स हैं। पहली कॉस्ट क्या सी है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज यूज्ड और कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग द इंटेंजिबल एसेट। मेरे बच्चों, क्या मैं इंटेंजिबल एसेट बनाने का एक्सपर्ट हूं? 23 साल हो गए सीए किए हुए यार, 23 साल से सीए किया हुआ, 6 साल में सीए किया था, तो 29 साल के बाद भी क्या मैं इंटेंजिबल एसेट बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूं? नहीं, नहीं, कोई भी एफसीए नहीं है। क्यों? ये हमारी लाइन ही नहीं है, इसलिए हमने इस डेप्थ में नहीं जाना यार इंटेंजिबल एसेट बनते हुए कौन सा मटेरियल लगता होगा, किस तरह की सर्विसेज होती होंगी, क्योंकि ये हमारा लाइन ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है मेरे बच्चों। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एज डिफाइंड इन IS 19। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये CFAP में है। कहाँ पढ़ेंगे IS 19? इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो CFAP में पढ़ेंगे। रूल इसका क्या है? किसी भी इंटेंजिबल एसेट को बनाने में जो टीम इन्वॉल्व होगी, उस टीम को जो पैसे दिए जाएंगे वो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंट्रो में चैप्टर नंबर 8 में जब हमने यूनिट प्रोड्यूस की थी, तो उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो लेबर की कॉस्ट लगी थी उसे यूनिट की कॉस्ट में ऐड किया था। यहाँ इंटेंजिबल को बनाने में जो इम्प्लाई लगेंगे उसको भी लेबर ही कहते हैं। ये अलहदा बात है कि उनका लेवल ज़रा हाई अपर होता है। इवन चीफ एग्जेक्टिव को जो पैसे दिए जाते हैं वो भी पेरोल ही होती है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? सैलरीज कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क है। फीस टू रजिस्टर अ लीगल राइट, याद रखिएगा अपने इंटेंजिबल एसेट्स को सिक्योर रखने के लिए आमतौर पे उसकी क्या करवा ली जाती है? रजिस्ट्रेशन करवा ली जाती है। वो जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी होती है वो भी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अब ये बात यहाँ से नहीं पढ़नी, यहाँ से नहीं पढ़नी, ये नहीं पढ़नी। अब गौर से सुनिएगा। वो सामने बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक क्रेन लानी पड़ी और उस क्रेन को हमने बिल्डिंग में इस्तेमाल किया। वो क्रेन हमारी थी, तो वो क्रेन एक एसेट था, वो डेप्रिशिएट हुआ। किस लिए? एक दूसरे एसेट को बनाने के लिए। तो ये जो नई बिल्डिंग बनी है इसमें क्रेन की डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी? जी जाएगी। अब पढ़ें जी, एक इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए अगर दूसरा इंटेंजिबल एसेट उसमें इस्तेमाल किया, किराए पे लाया तो उसका किराया, और अगर अपना एसेट था तो उसकी डेप्रिसिएशन नए बनने वाले इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अब पढ़ लीजिए। Amortization of patents and licenses that are used to generate the intangible asset। तो ये कॉस्ट जब आएंगी तो आपने याद रखना इंटेंजिबल की कॉस्ट डिटरमिन करने में ये सारी कॉस्ट ऐड होंगी। फिर जब ये एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन या कंडीशन, ये वर्ड कम बोला जाता है, इंटेंडेड यूज में अवेलेबल हो जाएगा तो हम इसे क्या करना शुरू कर देंगे? अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। अब सुनिएगा, तो कह सकता हूँ कल तक अच्छी वाली डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनी, आज उसमें मजीद क्या ऐड किया? मटेरियल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, रजिस्ट्रेशन फी और अमोर्टाइजेशन ऑफ अदर इंटेंजिबल एसेट और हायरिंग चार्जेस ऑफ अदर इंटेंजिबल एसेट यूज्ड टू बी प्रोड्यूस द इंटेंजिबल एसेट। तो कितने हो गए? 5। पहला काउंट करवाएं, अच्छी वाली डेवलपमेंट। ये नहीं बीबी, पहले कल से लेके चलो, अच्छी वाली डेवलपमेंट। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहाँ लिखने हायरिंग चार्जेस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमारा एसेट नहीं होगा जो इस्तेमाल होकर नया एसेट बनाएगा। समटाइम हम किराए पे भी लेके आ सकते हैं कोई इंटेंजिबल एसेट अपना इंटेंजिबल एसेट बनाने के लिए। सारा कुछ होगा, जो कुछ पीपीपी है वो सारा कुछ होगा।
जी सारा कुछ आएगा भाई, ये सारी चीजें आएंगी। आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है ना, वही तो कह रहा हूँ, ये किसका कजन है? भाई होती है, टेस्टिंग कॉस्ट ऐड होती है। सैम्पलिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या ले रहे हो? प्रोटोटाइप कॉस्ट, प्रोटोटाइप कॉस्ट कह रहे हो ना। अब यहां पर आ जाए, ये बनाया प्रोटोटाइप, अगर वो प्रोटोटाइप बुरी वाली डेवलपमेंट में फॉल कर रहा है तो नहीं होगा, एक्सपेंस आउट होगा। और अगर अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और उसमें इनकर हो रहा है तो अब अच्छी वाली डेवलपमेंट तो कैपिटलाइज होती है। तो ये रूल नहीं याद रखना कि कोई भी प्रोटोटाइप होगा तो उसकी कॉस्ट शामिल नहीं होगी। आपने याद रखना है अच्छी वाली डेवलपमेंट, बुरी वाली डेवलपमेंट। अब देखिएगा यहां से ऑनवर्ड अगर कोई आपने सैंपल बनाया तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, इससे पीछे बनाया तो ऐड नहीं होगा। ये रूल याद रखना है। प्रोटोटाइप इसी डिजाइन को कहते हैं, ये जो मोल्ड्स वगैरह बनाते हैं, सांचे जिसे कहते हैं। नहीं, उसी तो कह रहा हूँ, वो टेस्टिंग कॉस्ट होती है और टेस्टिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है बेटा। उस सैंपल से जो रेवेन्यू आता है वो उस कॉस्ट में से लेस हो जाता है, जो नेट बचता है वो एसेट की कॉस्ट में जाकर ऐड हो जाता है। क्लियर बेटा? आगे आए भाई, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, ये तो बाद में जाऊंगा, अब आ जाए पहले इधर। आए जी, ये क्या है? इंटरनली जनरेटेड आइटम रिकॉग्निशन इशू, रिकॉग्नाइज करने का इशू। देखें क्या कहता है, इट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड एसेट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट, और अगर आइडेंटिफिएबल हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ये दोनों पॉसिबल हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च को एक्सपेंस आउट करो, बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस आउट करो, उससे आगे जितने खर्चे हो रहे हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल उसे इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ था, देखिए, टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट मीट द रिकॉग्निशन फॉर criteria for recognition and entity classify the generation of the asset into research phase, development phase। research phase में जितना लगेगा, development phase में जितना लगेगा, दो हिस्से होंगे। अगर बुरी वाली डेवलपमेंट है और अच्छी वाली है, हाँ, इससे आगे जितने खर्चे होंगे वो कौन से थे? ठंडी करके खाए ना, गर्म नहीं खानी भाई। मैं फिर कह रहा हूँ आराम से चलें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छी वाली डेवलपमेंट के बाद ये खर्चे और जो कुछ पीपीई में हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस पड़े वो सारे एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद बेटा हम उसे इनिशियली मैयर करेंगे किस पर? कॉस्ट पर। मैयर हो गया, अब क्या है? मेजरमेंट आफ्टर अमोर्टाइजेशन। इनिशियली मैयर हो जाएगा तो बैलेंस शीट डेट तक उसे क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। अब आ जाए, amortization is the systematic allocation of the depreciable amount of an, अब ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया। क्या? ये देखें क्या भाई, अब बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो ये दोनों कजन है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ध्यान से चलेंगे तो वही चीजें आ रही हैं। ये शू ना करें बेटा, एक जगह पेपर रख लें। इन बच्चों को शौक होता है गिनने का कितने पेजेस रह गए हैं, मेहरबानी आपकी, और थोड़े से रह गए हैं, कोई रह गए हैं 107 108। ठीक है, चलो। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये क्या है? इनडेफिनिट, और दूसरा क्या है? फाइनाइट। मतलब इनडेफिनिट का मतलब बताएं ना, अनडिटर्मिनेबल। ये नहीं कहना इन्फिनिटी, ये गलत कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये गलत है ना, जिसकी कोई हद नहीं, ये वो चीज नहीं है, वो इन्फिनिटी होता है। ये क्या है? इनडेफिनिट, जो डिफाइंड नहीं है, जिसको डिटरमिन नहीं कर सकते। तो लिखना है इनडेफिनिट का मतलब जिसको डिटरमिन नहीं कर सकते।
इन्फिनिटी नहीं है बेटा इसका मतलब, और फाइनाइट का मतलब आप डिटरमाइन कर चुके, आपने एक वैल्यू उसे असाइन कर दी लाइफ की। तो इंडेफिनिट का मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। बेटा इस नोट्स पे ना मेहनत बड़ी हुई हुई है। कैसे? एक एक लाइन के साथ मैं आपको पैराग्राफ का नंबर साथ अटैच करके दे रहा हूँ, ताकि आप ओपन बुक ना भी हो तो आपको एक एक हेडिंग के साथ पता हो कि ये स्टैंडर्ड का कौन सा पैराग्राफ है। और इंशाल्लाह ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड में जो कुछ है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन नोट्स में मौजूद है अल्लाह के फजल से। आगे आ जाएं। पीरियड ऑफ बेनिफिट इज़ नॉट नोन। ये नहीं है कि पीरियड ऑफ बेनिफिट जो है वो अनलिमिटेड है, क्या है पता नहीं है कि कितना है। और यहाँ पीरियड ऑफ बेनिफिट इज नोन। कहते हैं अगर पीरियड ऑफ बेनिफिट अननोन है तो आप अमोर्टाइजेशन चार्ज ही नहीं कर सकते। क्यों? डिवाइड करना होता है लाइफ से, जब लाइफ ही नहीं है तो फिर अमोर्टाइजेशन भी चार्ज नहीं होगी। हाँ, अगर पीरियड ऑफ बेनिफिट जो है वो नोन है तो फिर आप क्या करोगे? अमोर्टाइज करोगे। इसे अभी नहीं पढ़ना। परचेज गुडविल, क्या परचेज गुडविल ये सिखाऊंगा कंसोलिडेशन में। लिखें परचेज गुडविल क्या होती है सर, कंसोलिडेशन के टॉपिक में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सिखाएंगे। इंटेंजिबल CWIP क्या है? जो अभी अपनी वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में नहीं आया, जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। तो ये तो हमने कल भी देखा था कि अगर इंटेंजिबल CWIP में पड़ा है तो हम उसे अमोर्टाइज नहीं कर सकते। जी भाई, अगर अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे तो फिर फाइनाइट लाइफ के साथ दो ऑप्शन होते हैं। एक क्या है? रीन्यूअल ऑप्शन, और दूसरा विदाउट रीन्यूअल। ये क्या होता है? जब आप कोई लाइसेंस वगैरह लेते हैं, कोई पेटेंट लेते हैं गवर्नमेंट से, मसलन अपने अनस को पंजाब गवर्नमेंट अगर सोलर सिस्टम या कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की या बनाने की पेटेंट दे दे, तो इसका मतलब है अगले 5 साल तक पंजाब में कोई और ये काम नहीं कर सकता, ये मोनोपोलिस्ट के तौर पे काम करेगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी रीन्यू नहीं हो सकता, और दूसरा क्या है कि ये रीन्यू हो सकता है। विदाउट रीन्यूअल ऑप्शन, रीन्यूअल का ऑप्शन नहीं है। जो डिसाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट में उतने पीरियड के लिए ही आप उस इंटेंजिबल एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? शॉर्टर पर अमोर्टाइज करेंगे। कौन सी लाइफ पर? शॉर्टर पर। कौन सी शॉर्टर? दो चीजों का शॉर्टर, एक लीगल लाइफ वर्सेस यूजफुल लाइफ। इसका मतलब है इस केस में अनस का पीरियड जब पूरा हो जाएगा तो अनस से ये इंटेंजिबल एसेट ले लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। तो बताएं अनस इससे फायदा कितने पीरियड के लिए उठा रहा है? उसकी पूरी यूजफुल लाइफ या उसकी लीगल लाइफ? उसकी लीगल लाइफ। तो ये किस पर अमोर्टाइज करेगा? लीगल लाइफ पर अमोर्टाइज करेगा। शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ वर्सेस यूजफुल लाइफ। इधर आ जाए विद रीन्यूअल ऑप्शन। अनस ने 5 साल के लिए फिशिंग लाइसेंस ले लिया कराची का, दरियाए रावी का, दरियाए चिनाब का। कौन सा लाइसेंस ले लिया? फिशिंग लाइसेंस ले लिया, मछलियां पकड़वाने का। या कोई पाकिस्तान के पास माइंस है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का इसने लाइसेंस ले लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 5 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर आपका दिल चाहे 3 साल के लिए फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं ये लाइसेंस। तो कह सकता हूँ लाइसेंस में क्या अवेलेबल है? रीन्यूअल का ऑप्शन अवेलेबल है। अब अनस कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ ये लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ एक्सटेंड करने की कॉस्ट भी लिखी होगी। क्या? बोलो तो सही। जिंदगी में एक मेरी बात याद रखना, इस सोच से चुप ना होना कि रोजा लगेगा। इस सोच से चुप ना होना।
इस सोच से जो चुप होता है उसे ज़्यादा लगता है, और जो इस सोच को निकाल देता है वो मामला अल्लाह का है। प्यास लगाएगा मेरा अल्लाह लगाएगा, नहीं लगाएगा मेरा अल्लाह नहीं लगाएगा, भूख लगाएगा मेरा अल्लाह लगाएगा, नहीं लगाएगा मेरा अल्लाह नहीं लगाएगा। प्यास और भूख का अशकाल से ताल्लुक नहीं है, रूहानियत से ताल्लुक है। अल्लाह चाहेगा तो प्यास बुझाएगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो प्यास नहीं बुझेगी मेरे बच्चों। इसलिए प्लीज़ पार्टिसिपेट किया करें, अदरवाइज तो ये गूंगों की क्लास हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं चलना। रीन्यूअल है और रीन्यूअल कॉस्ट क्या है? मिनिमल है। मसलन ये मिनिमल क्या होता है? छोटी सी अमाउंट। अनस ने लाइसेंस लिया 5 साल के लिए 25 लाख का। कितने का? 25 लाख। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो 600 रुपए में। मिनिमल है। अब मुझे बताओ, अनस जैसा कम अकल का बच्चा भी, अनस जैसा कम अकल का बच्चा भी जैसे ही कहेगा वो ये 3 साल और इस्तेमाल कर सकता हूं सिर्फ 600 रुपए में, तो क्या कहेगा? कर दो जी लॉक। क्या कर दो? लॉक कर दो, क्योंकि कॉस्ट क्या है? मिनिमल है। अब सोच के बताना, अगर ऐसा केस होगा तो इसे स्टार्ट में ही पता है कि मैं 5 साल के बजाय 8 साल तक लाइसेंस इस्तेमाल करूंगा। अब बताएं ये अमोर्टाइज 5 साल पे करे या 8 साल पे? ये 8 साल पे करेगा। आइन जी, दूसरा क्या है? रीन्यूअल कॉस्ट इज, इसे अभी छोड़ दें। लीगल लाइफ इज इक्वल टू ओरिजिनल लीगल लाइफ प्लस रीन्यूअल लाइफ, क्योंकि अब इसने 5 जमा 3 8 साल। अब ये कंपेयर करेगा इस 8 साल के साथ, इसे अभी छोड़ दीजिएगा। कहाँ गया? ये लीगल लाइफ कितनी होगी? ओरिजिनल लीगल लाइफ प्लस कितनी हो गई? 8। अब इस 8 को कंपेयर करेगा किसके साथ? किस पे करेगा? शॉर्टर पे ही करेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि इस रीन्यूअल लाइफ के बाद भी अगर इसमें पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल अनस इस्तेमाल नहीं करेगा। कौन करेगा? कोई और करेगा जो इसके बाद आने वाला होगा। और इतना कम अकल ये भी नहीं है कि रोटी को चोची गए, इतना कम अकल नहीं है। इसे भी पता लेग पीस है, अनस पता है ना? हाँ, इसे पता है ये गर्दन है और ये लेग। अब जरा देखना ध्यान से, ओरिजिनल लाइफ थी 5। मरियम नवाज ने अनस को बनाया बेवकूफ़। क्या कहती है? अनस भाई 3 साल के लिए मजीद फिशिंग लाइसेंस आपका है, ठीक है, और उस दरिया की कैपेसिटी ये है कि 6 साल के बाद वहां मछलियां नहीं आ सकती। समझते जाएं, कॉन्सेप्ट है। अब बताएं यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल। इसके पास लीगल लाइफ कितनी है? 8 साल। अब अनस पागल कितने पे डेप्रिशिएट करेगा? 6 साल पे। 8 साल पे कैसे कर सकता है भाई? भाई 8 साल पे कैसे कर सकता है? उससे तो फायदा ही नहीं मिलना है भाई। कैलकुलेटेड पागल, अकलमंद पागल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए तो फिर कौन गलत साबित हुआ? पागल इंसान बना है। अब इधर आ जाओ, विद रीन्यूअल ऑप्शन रीन्यूअल कॉस्ट इज कंसिडरेबल। अब मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा अनस 5 साल तक तो इस्तेमाल कर रहे हो 25 लाख में, अगले 3 साल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई 14 लाख रुपए दे देना। और उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफिशियल अनस से पूछ रहा है बताओ जी क्या करना है? तो अनस क्या कहेगा? इंतजार करें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन है ही नहीं जिसमें मैं फौरन कह दूं यस जी ऐसे ही होगा। आप एक रीजनेबल अमाउंट मुझसे मांग रहे हैं तो मैं भी वक्त लूंगा, 5 साल के एंड में देखूंगा क्या मुझे रीन्यूअल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब बताएं लीगल लाइफ क्या होगी? अब वो 3 साल ऐड नहीं होंगे, वो 3 साल ऐड नहीं होंगे। तो अगर रीन्यूअल कॉस्ट मिनिमल हो तो फिर लीगल लाइफ में रीन्यूअल लाइफ ऐड होगी, और अगर रीन्यूअल कॉस्ट कंसिडरेबल हो तो लीगल लाइफ कौन सी होगी? ओरिजिनल। अभी ये नहीं पूछना 3 साल के बाद क्या होगा। ये कहानी उस वक्त हो रही है जिस वक्त इसके हाथ में फिशिंग लाइसेंस आ रहा है, यानी 5 साल का जो लाइसेंस है उसका पहला दिन है जिस वक्त हम ये चीजों को देख रहे हैं। बड़ी जल्दी टाइम गुजरा आज तो।
बस आज के लिए इतना ही, कल यहीं से आगे चलेंगे भाई इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।